आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का विषय जो है रासायनिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, ये पहले चैप्टर का नाम है। इसमें क्या चीजें हैं उनको हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। इंपॉर्टेंट हेडिंग को लेकर के ही चलते हैं क्योंकि पेपर बहुत ही नजदीक आ रहा है। ठीक है, अगर हम इंपॉर्टेंट हेडिंग को लेकर चलेंगे तो आपका जो पेपर होगा बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर पहले परिवर्तन को देखते हैं क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं और भौतिक अभिक्रियाओं को लेकर के है। तो रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन भी है, तो उसको समझेंगे हम लोग। तो पहला आपको समझना क्या है कि यहाँ पर है यहाँ पर परिवर्तन क्या है, परिवर्तन है। तो परिवर्तन को कितने वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में। कौन कौन से? पहला है इसमें भौतिक परिवर्तन और दूसरा इसमें रासायनिक परिवर्तन। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। परिवर्तन कितने हैं? दो, एक भौतिक परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का जो डिफिनेशन होता है उसमें कहा क्या जाता है, कहता है ऐसा परिवर्तन जिसमें उस पदार्थ का बाहरी रूप बदला जा सके, बाहरी रूप बदला जा सके, बाहरी आकार बदला जा सके, और उस परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। अंदर से कोई बदलाव नहीं हो, तो उसमें कोई क्वालिटी की बदलाव नहीं होती है, कोई संरचना बदलाव नहीं होती है भौतिक परिवर्तन में। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ये कहता है उसके आकार के साथ साथ उसकी संरचना, उसकी क्वालिटी सब बदल जाती है। ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या मानते हैं, रासायनिक परिवर्तन। इन सभी का डिफिनेशन जैसे ये इतना आपको हम समझा देंगे तुरंत आपको डिफिनेशन स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसी प्रकार से अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा समझाने का एक अलग तरीका लेकर के आए हैं कि जिससे आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, देखेंगे परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में अगर देखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे देखते हैं पहला परिवर्तन के अनुसार से लोहे की छड़ को गर्म करना। लोहे की छड़ को अगर हम गर्म करेंगे लोहा लाल होगा। ठीक है, ना कि वो पानी बन गया या अन्य चीजें द्रव अवस्था में चला गया, गैस अवस्था में चला गया, अवस्था नहीं बदलने वाला है और वह क्या है, लोहा ही लोहा रह जाएगा। इससे पता चला भौतिक परिवर्तन। पानी से वाष्प बनाना या बनना। पानी को अगर हम गर्म करेंगे वाष्प बनेगा, फिर वह पानी की अवस्था में आ जाएगी जैसे ही वाष्प ठंडा होगा। लोहे से चुंबक बनाना। अगर लोहे को चुंबक बनाना होता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर लोहा चुंबक का रूप ले लेता है, लेकिन वह दिखता लोहे की तरह है और ठोस अवस्था में ही होता है। अब आते हैं बल्ब का जलना। जो लाइटिंग जल रही है जिसके बदौलत हम आपके सामने अगर देखें तो एकदम स्वच्छ रूप से साफ दिख रहे हैं, ये लाइटिंग का देन है। उनका जलना भी क्या आता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और मोमबत्ती जो होता है, मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो मोमबत्ती का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन में आता है। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन में। तो रासायनिक परिवर्तन को अगर देखें तो भोजन का पचना। अगर जो हम भोजन कर लेते हैं वह जब पाचन प्रक्रिया होती है तो उसमें अगर देखा जाए इसमें अम्ल जो है इसमें मिलते हैं तो भोजन को पचाते हैं। तो अम्ल किसमें आता है, रासायनिक में आता है, तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। बीज का अंकुरण अगर बीज कोई भी डाल दिए खेत में, वह जब जमने लगता है तो वह भी किसमें आता है, रासायनिक परिवर्तन में आता है। साबुन बनाना चौथे लेसन जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा साबुनीकरण। तो साबुन को बनाना भी क्या होगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन होगा। चूने का बुझना। चूना देखते हैं घर में लगाया जाता है, दीवार पे लगाया जाता है या खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग प्रकार के चूने होते हैं। चूना अगर देखा जाए एक प्रकार से अगर चूना ले लिया जाए, जो यहाँ लिखा है ना चूने का बुझना, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना ले लिया जाए, उसमें पानी डाल दिया जाएगा तो उसमें
उबाल उत्पन्न हो जाएगा और जिससे बहुत हीट टेम्परेचर भी उसमें उत्पन्न हो जाएगा और यह गर्म हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे वह है उसकी हीट यानी कि ताप कम होगी, धीरे धीरे वह क्या ले चूने का बुझना कि चूना बुझ जाएगा। तो वह किसके द्वारा हुआ? रासायनिक परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आप अच्छे से समझ गए होंगे। भौतिक परिवर्तन बाहरी स्थितियों को कोई बदलाव नहीं करता है, ना ही उसकी क्वालिटी को बदलता है, ना उसकी संरचना को बदलता है। और रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसकी जो आणविक संरचना होती है और उसकी जो क्वालिटी होती है सब कुछ उसका बदल देता है। ठीक है, अब आते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। जो रासायनिक अभिक्रिया हम करते हैं उनके लक्षण क्या हैं, क्या दिखते हैं, कैसे आप पहचान करेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ। देखिए पहला लक्षण, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था बदल जाएगा। अब ठोस से द्रव में हो सकता है, ठोस से गैस में हो सकता है, अवस्था बदल जाएगा। और उसके बाद रंग में परिवर्तन, रंग लाल है, हरा हो सकता है, हरा है, पीला हो सकता है, लाल है, गुलाबी हो सकता है। तो रंग में भी परिवर्तन हो जाएगा, रंगहीन हो सकता है बिना रंग का। उसके बाद गैस का निकलना, गैस भी उत्सर्जित होता है। जब हम रिएक्शन करते हैं उसमें गैस भी, H2 हाइड्रोजन गैस कभी निकलता है, कभी ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो उसमें गैसों का निकलना या उत्सर्जन होना इन प्रक्रियाओं में आता है। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, अभी जैसे हमने बोला कि यहाँ चूना का बुझना, चूना में जब हम पानी डालते हैं तो उसमें उबाल उत्पन्न हो जाता है और वह टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान क्या रहता है? बढ़ जाता है। तो पहले नॉर्मल रहता है, पानी डालते ही टेम्परेचर बढ़ गया, उसी के अनुसार से क्या है तापमान में परिवर्तन। तापमान पहले कम था, इसमें पानी डालते ही तापमान इसका, टेम्परेचर इसका बढ़ गया। उसी प्रकार से ये 4 लक्षण आपको मिलेंगे। किसी भी रासायनिक परिवर्तन को अगर देखेंगे उनका अवस्था बदल जाएगा, उनका रंग बदल जाएगा, उसमें से गैस निकलेगा और उसमें देखा जाएगा जो तापमान है, तापमान में भी वृद्धि हो सकती है, तापमान में कमी भी हो सकती है। तो ये रहे आपके शॉर्टकट तरीके से आपको परिवर्तन समझा दिए, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन के क्या अभिक्रिया करते समय क्या लक्षण दिखते हैं उसको भी समझा दिए एक ग्राफिक डिजाइन के द्वारा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे इससे आगे क्या प्रोसेस है उसको देख लेंगे, और इसका आपको इसका क्वेश्चन के तौर पर अगर देखा जाए, पूरा नोट्स के तौर पर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप इसको देख करके पूरा आप नोट कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, जैसे कि इससे पहले आपने देख चुके हैं, इसमें परिवर्तन आपने देख लिया और रासायनिक अभिक्रिया के जो लक्षण थे उसमें भी आपने जान लिया। ठीक है, अब उससे आगे हम लोग चलेंगे अभिकारक या अभिकर्मक। ठीक है, अभिकारक और अभिकर्मक होता क्या है? देखिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक रिएक्शन के तौर पे लिख दिया है कि इसमें अगर देखा जाए जो भी इस समीकरण में, इस अभिक्रिया में जो भी पदार्थ या जो भी एलिमेंट अगर इसमें भाग लेते हैं, ठीक है, इसमें भाग लेते हैं, वह एक प्रकार से अभिकारक होते हैं। क्योंकि अभिकारक या अभिकारकों को लेकर के कई अभिकारकों को आपस में मिलाया जाता है तो एक प्रकार से एक यौगिक बनता है या उत्पाद बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन को कैसे किया जाएगा, अगर हम इसको तोड़ेंगे क्या लिखेंगे Na+Cl, इसको तोड़ेंगे H2+SO4। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे, यहाँ लिखा है NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड और इसको बोलते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। NaCl सोडियम क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ध्यान देंगे इस पे Na जो होता है इस पे 1+ चार्ज होता है, Cl पर 1- चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे जो है 1+ चार्ज होता है, SO4 पर 2- चार्ज। ठीक है, अब ध्यान देंगे ये चीजें जिसका जो आवेश होगा एक दूसरे के तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 चार्ज है, 2 चार्ज इसका पैर पकड़ लेगा और 1 चार्ज इसका पैर पकड़ेगा। ठीक है, तो कैसे पकड़ाया जाएगा ऐसे देखेंगे, Na2 यहाँ जाएगा तो 1 2 ऐसे हो जाएगा, Na2 और SO4। ठीक है, SO4 यहाँ 1 है तो 1 × 4 करेंगे तो 4 ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्लस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे H2 है और Cl तो जुड़ेगा क्या, HCl होगा। अब इसी को बैलेंस करना। ठीक है, इसी को बैलेंस करना, कैसे बैलेंस करेंगे, Na देखा जाए यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें, अगर यहाँ पे
दो लिख दे तो सोडियम 2 क्लोरीन 2, आगे लिखने का मतलब जितने पीछे रहेंगे सब 2 हो जाएंगे। तो Na2 हो गया, Cl भी 2 हो गया। Na2 है तो Cl यहाँ 1 है और हाइड्रोजन यहाँ 1 है। देखिए जाए हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 बढ़ा देंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। तो देखिए इधर भी वही चीजें हैं, उधर भी वही चीजें हैं। तो इस प्रकार से दोनों बैलेंस हो गए। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए ये एक यौगिक है, ठीक है, ये क्या है, एक यौगिक है और ये भी एक यौगिक है। अगर हम यौगिक को यौगिक से मिलाते हैं तो यह यौगिक एक अभिकारक का रूप है। यह यौगिक एक अभिकर्मक या अभिकारक का रूप है, यानी कि अभिकर्मक हो या अभिकारक हो, दोनों का मतलब एक ही चीज है, अभिकारक, ठीक है। यानी इस समीकरण में, इस रासायनिक अभिक्रिया में जो जो भाग ले रहे हैं वह सभी क्या है, अभिकारक है। Na भी अभिकारक है, Cl भी अभिकारक है, H2 भी अभिकारक है, SO4 भी अभिकारक है। ये सभी अभिकारक आपस में मिल करके रिएक्शन करके एक अलग उत्पादन यहाँ तैयार करते हैं, इसको उत्पाद बोला जाता है। तो क्या बना, Na2SO4 प्लस 2HCl। Na2SO4 को बोला जाता है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और इसको बोला HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये बन गया, इसको बोल दिया गया अभिकारक। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व यौगिक अभिकारक या अभिकर्मक कहलाते हैं। ठीक, अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया इसमें क्या है, वह अभिक्रिया या वह परिवर्तन जिनके द्वारा उनकी अवस्था, उनकी रंग, उनके तापमान, ठीक है, इन सभी में परिवर्तन लाता है, वह रासायनिक अभिक्रिया में आता है। ठीक है, इन चिन्हों के द्वारा यहाँ पर देखा जाएगा। इसको हम लोग रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो Zn+O होगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, H2+SO4 होगा। तो ध्यान दीजिए, इसका इससे क्रिया, इसका इससे क्रिया, तो ZnSO4, तो यहाँ देखेंगे इस पे 2+4, इस पे 2-4, इस पे 2-4, इस पे 1+4, तो इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डायरेक्टली जुड़ जाएगा ZnSO4। जब आवेश बराबर हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी कि H2 यहाँ देखा जाए, इसमें 1+4, इसमें 2-4, 2 वाला इसका पैर पकड़ लिया तो बन गया क्या, H2O। इस प्रकार से अब इसको बैलेंसिंग करेंगे तो देखेंगे Zn 1 है, Zn 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, लेकिन यहाँ 4 ऑक्सीजन 1, यहाँ 5 है, यहाँ 4 ऑक्सीजन 1, यहाँ 5 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो सभी के सभी बैलेंस हैं। इस प्रकार से ये हो चुके हैं। ठीक, अब आते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण में अगर देखा जाए, इसमें तत्वों और अणुसूत्रों के अनुसार से अगर इनको संक्षेप में लिखा जा सके, इनको किस रूप में लिखा जाए, संक्षेप में लिखा जा सके, इन अभिक्रियाओं को संक्षेप में लिखा जा सके, यह रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जब कोई अभिकर्मक या अभिकारक, जब कोई यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं और वह एक संक्षेप रूप में लिखे जाते हैं तो वह रासायनिक समीकरण कहलाते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। तो ध्यान देंगे, इस पे 1+, इस पे 1-, दोनों का करेंगे HCl होगा, तो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, आगे 2 लिख दीजिए, बैलेंस। तो इस प्रकार से अभिकारक या अभिकर्मक, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसका भी आपको आंसर जो है नोट्स के द्वारा स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसे देख करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इससे आगे जो भी हेडिंग है इंपॉर्टेंट। ठीक, अब इधर हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण। जैसे रासायनिक समीकरण में जो भी परिभाषाएं थी आपको हमने समझा दिया, और रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं इसको आप समझ लीजिए, उसको देख लीजिए। और रासायनिक समीकरण 2 वर्गों में बांटा गया है, एक है कंकाली रासायनिक समीकरण, दूसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसमें देखेंगे इसमें क्या कंकाली रासायनिक समीकरण है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इनके अंतर क्या है उसको समझेंगे। कंकाली का मतलब ढांचा, ठीक है,
ढांचा आपको, कंकाल आपको पता होगा। उसी प्रकार से ये रासायनिक समीकरण का सिर्फ ढांचा है, ठीक है। ढांचा कहने का मतलब ये है हड्डियां दिख रही हैं और मांस ऊपर से नहीं है, ठीक है। कंकाल आपको पता होगा, तो कंकाल को अगर मानव का एक रूप देना होगा तो उस पे मसल्स होना जरूरी है, स्किन होना जरूरी है। तो उसी प्रकार से इसमें इस कंकाली रासायनिक समीकरण भी होते हैं और इनको अगर एक इंसान बनाना है, इनको संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलना होगा। तो देखिए कैसे, यहां पर देखिए कैसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ Mg दिख रहा होगा, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और यहाँ देखेंगे Mg जो है एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर देखेंगे इसमें Mg भी एक है और ऑक्सीजन भी एक है। तो देखेंगे Mg मान लेते हैं बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन दो है ना एक, ये बैलेंस नहीं है, तो इसीलिए इसको माना जाएगा कंकाली रासायनिक समीकरण। अगर पेपर में आ जाता है कि कंकाली रासायनिक समीकरण को दर्शाइए उदाहरण के तौर पे, ऐसे इसको लिख देंगे। तो अगर पूछ ले परिभाषा, तो परिभाषा में आप क्या लिखेंगे? कंकाली रासायनिक समीकरण में कहेंगे ऐसे समीकरण जिनके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, उसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से डिसबैलेंस है, यहाँ एक एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, यहाँ मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन दो है, तो बैलेंस नहीं है। अब आते हैं दूसरा, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब ये हुआ जिनमें देखा जाए कि वह समीकरण, वह अभिक्रिया जिनके दोनों पक्षों के परमाणु संख्याएं आपस में बराबर हो, ठीक है। परमाणु संख्याएं क्या हो? आपस में बराबर हो। देखा जाए यहाँ पर मैग्नीशियम दो है, मैग्नीशियम भी यहाँ दो है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ दो है, यहाँ से ऑक्सीजन भी दो है। यहाँ आगे लिखने का मतलब ये है कि ये सभी को दो दो बना दे रहा है, ठीक है। इस प्रकार से बैलेंस हुआ है। अब इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे कैसे ये बैलेंस हुआ है, इसको हम बैलेंस करके आपको दिखा दे रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। मैग्नीशियम जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस पे भी 2 प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दिया जाएगा MgO, ठीक है, MgO। ऑक्सीजन यहाँ 2 दिख रहा था, 2 यहाँ से बैलेंस, पीछे से कहीं बैलेंस मत करिएगा, बैलेंसिंग हमेशा आगे से होता है। अगर हम यहाँ 2 लिखेंगे, ऑक्सीजन तो 2 हो रहा है साथ में, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो जा रहा है, तो देखा जाए मैग्नीशियम यहाँ 1 है तो यहाँ भी 2 लिख देंगे, देखिए बैलेंस हो गया। इस प्रकार से इसमें दोनों पक्षों में देखा जाए जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, इनके परमाणु संख्या आपस में बराबर हो चुके हैं। ये रासायनिक समीकरण के दूसरे हैं जिसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आते हैं एक ऐसा इसी प्रकार से है जो दोनों को लेकर के अकेले चलता है, इन दोनों को एक साथ लेकर चलेगा। कैसे लेकर चलेगा? देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यहां पर लिखा है CaCO3 प्लस HCl से क्रिया करके CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। अभी ये जो दिख रहा है आपको एक प्रकार से ये बैलेंस नहीं है, ठीक, कैसे नहीं है देख लीजिए। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1, चलिए बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ 1 है, बैलेंस नहीं है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कार्बन 1 है, चलिए कार्बन 1 मान लिए। 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 3 यहाँ ऑक्सीजन, 3 यहाँ ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन इसमें बैलेंस नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कुछ इस प्रकार से जो बैलेंस नहीं था उसको हमने माना कंकाली रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो ये अभी कंकाली रासायनिक समीकरण है, अब इसको हमको बनाना पड़ेगा संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए यहाँ लिखा भी है कंकाली रासायनिक समीकरण है और संतुलित रासायनिक समीकरण हमको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो देखेंगे यहाँ CaCO3 प्लस HCl, ठीक। अब ध्यान देंगे इसमें, अगर हम इसको तोड़ें तो अगर तोड़ेंगे तो Ca प्लस CO3 होगा और H प्लस Cl होगा, ठीक। ये इससे अगर क्रिया करेगा, ये इससे क्रिया करेगा। अगर ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, इसमें 2 प्लस चार्ज, इसमें 1 माइनस चार्ज, क्या हो जाएगा?
Cl2। कैसे? 2 प्लस इसका पैर पकड़ लेगा, एक उसका, तो एक यहाँ नीचे लिखा नहीं जाता, एक से कोई ताल्लुकात नहीं है, हमेशा रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता। इस प्रकार से हो गया। अब ध्यान देंगे, इसमें से हाइड्रोजन जो दिख रहा है, एक ऑक्सीजन जो दिख रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ से एक हट करके हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या? CO2 और यहाँ पर हो जाएगा H2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा आपस में तो जल बनाएगा। इस प्रकार से ये बन गया। अब इसको बैलेंस करिए, कैल्शियम एक, कैल्शियम एक, क्लोरीन 2, क्लोरीन एक, बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब अगर हम यहाँ 2 बढ़ा दें, हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, बाकी सब बैलेंस है। यही 2 बैलेंस नहीं थे, इसको भी बैलेंस हमने कर दिया। ऊपर वाला हो गया कंकाली रासायनिक संकर और नीचे वाला हो गया संतुलित रासायनिक संकर। इसी प्रकार से रिएक्शन किया जाता है और इसी प्रकार से बैलेंसिंग किया जाता है। अब इससे आगे चलते हैं, इसका भी आपको नोट्स जो है डिस्प्ले पे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आज हमने देख लिया इसमें रासायनिक संकर में कुछ चीजें हमने जान चुके हैं, संतुलित और असंतुलित यानी कि कंकाली रासायनिक संकर और संतुलित रासायनिक संकर। अब हम सीखेंगे संतुलित करना, ठीक है। संतुलित करना कैसे सीखेंगे? अगर यहाँ देखा जाए, इसका अगर हम रिएक्शन करेंगे तो किस प्रकार होगा? Na प्लस OH में टूट जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो H+Cl में टूटेगा, ठीक है। यहाँ पर सोडियम पर 1 प्लस होता है, हाइड्रोक्साइड में 1 माइनस होगा, हाइड्रोजन पर 1 प्लस होगा, क्लोरीन पर 1 माइनस होगा, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे कर लेंगे क्रिया। तो देखेंगे जब इसमें आवेश बराबर होते हैं तो सीधे सीधे आपको इसको ऐड कर देना, ठीक है। NaCl प्लस हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड मिलेगा तो H2O बन जाएगा। अब देखिए इसमें बैलेंसिंग का कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सोडियम एक है, सोडियम एक कर दिए, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन एक यहाँ एक यहाँ, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ ये पहला। अब यहाँ देखेंगे दूसरा जो है, दूसरे को कैसे बैलेंस किया जाएगा इसमें हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ PbNO3 का वोल्टाइज है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो देखेंगे Pb क्या है? प्लस आवेश है, ठीक है। Pb क्या है? प्लस आवेश है, तो इसमें ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें माइनस का काम कर रहा है, माइनस में इसका आवेश होता है। जब इसके साथ करेगा तो इसको अगर हम तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम तोड़ें तो Pb प्लस NO3, ठीक है। इस प्रकार से अगर इसमें से देखें, एक इसमें से ऑक्सीजन को अगर हम निकाल दें, एक ऑक्सीजन को निकालेंगे तो क्या बनेगा? PbO। कैसे? क्योंकि Pb पे 2 प्लस आवेश होता है और ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, ठीक है। दोनों जब आपस में बराबर है तो इनको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, PbO बन गया। अब उसके बाद ध्यान देंगे, इसमें से एक ऑक्सीजन निकल चुका है तो NO2 हो रहा है, ठीक है। क्या बच रहा है? NO2। तो क्या इसके बाद बैलेंस हो पा रहा है? क्योंकि हमने ऑक्सीजन को तो 3 लिख दिया, एक यहाँ 2 यहाँ 3 हो गया, लेकिन यहाँ देखेंगे यहाँ 2 से लिखा हुआ है, गुणे में लिखा है 2 3 6 ऑक्सीजन। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन O2 निकालेंगे, ना कि O4 निकालें, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। O2 निकालेंगे जो ऑक्सीजन का रूप देगा। जब ऑक्सीजन देगा इसको आप बैलेंस करिए, बैलेंस करेंगे तो देखेंगे Pb 1 है, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। यहाँ देखा नाइट्रोजन कितना है? 1 है। तो इस प्रकार से बैलेंसिंग कहाँ से मिस्टेक है यहाँ पर भी देख लेंगे, ठीक। Pb 1 है, चलिए बैलेंस है। यहाँ जो नाइट्रोजन दिख रहा है, नाइट्रोजन अगर देखा जाए तो यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ से 2 है, तो यहाँ तो बाबू 1 लिख रहा है। तो यहाँ अगर हम 2 बढ़ा दें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 4 हो जा रहा है, 4 2 6 1 7 ऑक्सीजन, यहाँ 3 दूना 6 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या करें? अगर यहाँ पर हम 4 लिखेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 4 ऑक्सीजन, 4 दूना 8 2 10 1 11 हो रहा है, 4 दूना 8 2 10 1 11 हो जा रहा है। इस प्रकार से इसमें 11 हो रहा है। लेकिन अगर हम बैलेंस करें तो अगर यहाँ 2 लिख दें, ठीक है, सोडियम Pb लेट 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 हमको बढ़ाना पड़ेगा, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो 4 दूना 8 8 2 10 10 2 12 12 ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो गया ना, 3 दूना 6 दूना 12 12 ऑक्सीजन, तो 12 ऑक्सीजन हो गया, 4 नाइट्रोजन, तो 2 दूना 4 नाइट्रोजन हो गया।
Pb 2 हो गया, Pb 2 हो गया। इस प्रकार से ये बैलेंस हो चुका। अब इसमें देखेंगे, इसमें अगर देखेंगे इसको अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो Fe पर देखा जाए तो 3 प्लस भी होता है, 4 प्लस भी होता है, 2 प्लस भी होता है। ठीक है, हम लोग को अगर बैलेंसिंग करना होगा तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ Fe पर जो है इस पे 3 प्लस 4 प्लस इसमें होता है, 2 प्लस भी होता है। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा है तो यहाँ पर 4 प्लस के काम किए हैं। कितने काम किए हैं? 4 प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ दर्शा रहा है ऑक्सीजन के नीचे यहाँ 4 है, तो इसका मतलब क्या है, ये बता रहा है सामने वाले का आवेश, और ये 3 इसका ऑक्सीजन का आवेश बता रहा है। जब Fe जो है 3 ना काम करके 4 आवेश काम करता है, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक 2 से 3 की संख्या में हो जाता है। 3 इसमें पैर पकड़ लिया और 4 इसका, तो Fe3। अब हम लोग जानेंगे इसमें रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था के संकेत। इसमें भौतिक अवस्था के संकेत को आपको समझना है, किस प्रकार से आपको कैसे उस पदार्थ का एक प्रतीक होगा उसका पहचान कराना है कि ठोस है, द्रव है, गैस है, तरल पदार्थ है या क्या है, उसको आपको कैसे संकेत के द्वारा बताना होगा। अगर AQ लिखा है, ठोस लिखा है, AQ ठोस यानी कि जलीय होगा, पानी मान लेते हैं, गैस भी आता है। ठीक है, गैस भी रहे तो भी आप AQ लिख सकते हैं। अब डायरेक्टली बार बार AQ नहीं लिख सकते, बस इतना आप याद रखिए, क्योंकि गैस का जो है अलग एक पहचान है जिसको G से संकेत माना जाता है, ये गैस को पहचान कराता है, और उसके लिए आपको ये वाला एरो लगाया जाता है। जब गैस रहता है वो उड़ता है, ठीक है, वह उड़ता है, और इसके लिए ये एरो ऊपर जाने का संकेत देता है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर L यानी कि लिक्विड जो है, लिक्विड L से डिनोट किया जाता है, जिसको बोलते हैं जलीय हो या तरल हो, यानी कि पानी हो या तरल हो, इन सभी चीजों को कहा जाता है लिक्विड। लिक्विड यानी कि L से डिनोट किया जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ लिखा है S। S मतलब सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में है, तो आपको S से डिनोट करना है। ठीक है, और इसको पहचान एक होता है, इसके लिए एरो डाउन होता है। एरो क्या होता है? एरो को डाउन कर दिया जाता है, इसमें एरो अप हो गया यानी कि ऊपर जा रहा है, गैस उड़ रहा है। ऐसे ठोस जो है वह पृथ्वी को पकड़ करके रहता है, ना कि पृथ्वी के ऊपर उड़ता है, पृथ्वी को पकड़ के रहता है। तो ध्यान से एक बार और समझ लेंगे, AQ अक्रॉस जो है जलीय चीजें होंगे, पानी होगी, गैस भी होगा। ठीक है, पानी होगी, गैस भी होगा, और इसका हर बार इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इतना आप याद रखिए, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर वो चीजें यहाँ पर है, देख लीजिए। जैसे पानी है तो देखिए इसमें जलीय यानी कि पानी भी इसमें आएगा, और गैस देखिए गैस यहाँ, इसीलिए ज्यादा इस्तेमाल इन सभी तीनों का होता है। G से गैस को लिखा जाता है, L से लिक्विड को लिखा जाता है, S से सॉलिड। तो यानी कि जो आपका जलीय और में पानी गैस दोनों मिश्रण हो, उस पर कश अगर है तो उनको हम क्या करेंगे, AQ लिखेंगे। अगर गैस की स्थिति आती है तो G लिखेंगे, और जलीय में तरल यानी कि पानी सिर्फ हो या कुछ अन्य तरल पदार्थ हो उसके लिए L लिखेंगे। अगर ठोस अवस्था में हो तो उसको S से डिनोट करेंगे। गैस हाइड्रोजन होता है, जैसे उसको अगर हाइड्रोजन लिखा गया है तो इसको इस प्रकार से दिखाया जाता है कि हाइड्रोजन उड़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इसको उड़ा देंगे। अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसको नीचे डाउन कर देंगे, जो नीचे रह रहा है कि पृथ्वी को पकड़ कर रह रहा है। तो इस प्रकार से इनके प्रतीक हैं। इन प्रतीकों अगर आप समझ गए होंगे तो हर रिएक्शन के बीच बीच में, रिएक्शन के साथ साथ में इन सभी का प्रयोग होता है, उन सभी को हम साथ साथ में बताते चलेंगे। अब इधर जितना आप लोग देखें, अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे से वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और आपसे मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।